पल्स ऑफ पॉजिटिविटी के स्पेशल पॉडकास्ट पे हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी हैं, बायोटेक एक्सपर्ट और एफआईआई डीजी। सर, वेलकम टू द पल्स ऑफ पॉजिटिविटी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ पल्स ऑफ पॉजिटिविटी एक इस हेल्थ एंड वेलनेस समिट की। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें एक और जो आपका अनाउंसमेंट हुआ था हेल्थ चौपाल का। मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। न सिर्फ पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, बल्कि जो जानकारी आ रही है वो पॉजिटिव जानकारी उसको लोगों तक पहुंचाने की। तो आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, आपने जिस स्पैन में काम किया है, जिस एरिया ऑफ फील्ड में काम किया है, जिनोम, और इसके बारे में बहुत लोग अलग-अलग थ्योरीज रखते हैं कि अ, कितना ज़रूरी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और सभी को समझ में इजीली समझ में नहीं आता है। आपको कितना बड़ा चैलेंज लगता है इंडियन सोसाइटी में जीनोम की थ्योरीज को एक्सप्लेन करना और सबके सामने रखना? देखिए, मैं करीब 25 साल से इस साइंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने साइंस को इवॉल्व होते हुए देखा है। न सिर्फ इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट बट ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट्स हो भी। अभी भी मेडिकल साइंस में बहुत लिमिटेड इसका प्रयोग हो रहा है। बहुत कम लोग जो है इसको यूज़ कर पाते हैं। कारण ये है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइंस है, जैसा आपने कहा। वाकई में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 3 गीगाबेसिस जो है हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए हैं। और वो कैसे हमारे पूरी एक बॉडी से, जैसे हम पहली सेल से शुरू होता है और वो जैसे जैसे सेल्स डिवाइड करती जाती हैं हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं वो जीन्स, जिसको स्पेशो टेम्पोरल रेगुलेशन कहते हैं। कि स्पेस में कहीं पे आंख बन रही है, कहीं बाल बन रहा है, कहीं पे आपकी बोन्स बन रही हैं, कहीं ब्लड बन रहा है। फिर उसके बाद में टाइम के साथ में चेंजेस, और स्किन में चेंजेस आते हैं, एजिंग होते हैं, बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, वही सेट ऑफ जीन्स जो आपने जो पहली सेल में आए थे, वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। और ये अकेले नहीं कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के साथ में मिलके कर रहे हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल के साथ में मिलके कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो जिसको कहते हैं कि स्पेशो टेम्पोरल रेगुलेशन है, बट नॉट अलोन। इट इज़ इम्पैक्टेड बाय योर सराउंडिंग एंड आपके एनवायरनमेंट, आपके एम्बियंस के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे बेसेस कुछ सेट ऑफ जीन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वो जीन्स जो हैं इन सारे आपके जो एम्बियंस है, आपके एनवायरनमेंट है, आपकी लाइफ़स्टाइल है, आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके साथ में अफ़ेक्ट होते हुए आपकी बॉडी में कुछ, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट, जिसके प्रोटीन्स बना रहे हैं, वो प्रोटीन कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉम्प्लेक्स तो है सब्जेक्ट, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेडिकल साइंस और जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है एडवांस हो रही है, आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी ये है कि इसका उतना इम्पैक्ट जितना ये करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कारण ये है क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, तो बहुत आसानी से हर, जिसको कहते हैं ना कि ₹2 का टेस्ट तो है नहीं, 20,000 25,000 का टेस्ट है, तो सोच समझ के इसका खर्चा होता है। तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो इसका प्राइसिंग। अगर ये प्राइसिंग कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेती है, तो मेरे ख्याल से इसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाएगा। जी। बट ये बहुत ज़रूरी है जानना जीनोम्स का, और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशनल या मेडिकल साइंस जो है, वो बहुत ज़्यादा इससे एम्पावर हो सकती है। वो एम्पावरमेंट अभी मिसिंग है। इंडिया में हुआ है, लिमिटेड एस्पेक्ट्स में हुआ है। कैंसर, चूँकि एक, जब लाइफ एंड डेथ की बात आती है तो फिर आदमी खर्चा करता है। तो ऐसे केस में, कैंसर वाले केसेस में ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ एफ्लुएंट पॉपुलेशन है जो, जिनको लगता है कि नहीं, इंक्विजिटिव भी मैं कहूँगा, कि जिनको जानकारी लेने की इच्छा रहती है, वो पैसा खर्च करते हैं, तो वो अपने जीन्स के बारे में जानकारी रखते हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है कि कई लोग जो आजकल अपना स्टेम सेल्स को जिसको कहते हैं ना, अब वो उनका 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 वो रख रहे हैं, प्रिजर्व करवा रहे हैं। तो उसमें भी इन इन सब चीज़ों के बेसिस पे वो, दे आर इंक्विजिटिव टू नो कि भी मेरे अंदर क्या-क्या बीमारियाँ हैं, क्या हो सकती हैं, तो क्या मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो जानकारी उससे लेने की लोग कोशिश करते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो है,
बट उसके राइडर्स ये हैं कि एक तो पैसा ज़्यादा है और दूसरा ये है कि पैसा उतना अगर कोई खर्च नहीं करता तो मेडिकल साइंस को उतना एम्पावरमेंट नहीं मिलता, तो जिस लेवल पे इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए वो नहीं पा। सर जो बायो हेवन 360 प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मतलब मुझे जानना है, कोई एंटी एजिंग फॉर्मूला भी है? देखिए एंटी एजिंग जैसा कुछ होता नहीं है, जैसे एनर्जी साथ में आती है बात वापस डिसइंटीग्रेट करती है, जिसको हम आज मैं पहली बार आपके यहाँ पे कहता हूँ कि लाइफ कोड एंड डेथ कोड अच्छा, वो नोन है, वो हमें नहीं पता हो सकता है बट सेल को पता है। अच्छा, जो पहली सेल आती है क्योंकि वो खुद ग्रो करती है, शुरुआत में देखिए बच्चा कितना फास्ट ग्रोथ करता है बट वही सारी ग्रोथ धीरे 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 रिटायर होती जाती है और धीरे धीरे जाके खत्म हो जाती है। तो देयर इज अ कोड एंड दैट कोड इज रिटन इन द डीए। एब्सोल्यूट। अब वो कोड कैसे पढ़ा जाएगा, क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट, उसकी लाइफ साइंस है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका उसकी जो मेडिकल प्रोफाइलिंग है, मेडिकल हिस्ट्रीज हैं, एम- कितना वो एक्सपोज हो रहा है बीमारियों के साथ, उन सब पे डिपेंड करता है। बायो हेवन 360 जो है वो इसी कोड को समझने का प्रयास, और न सिर्फ केवल रिसर्च है बट कि इसका ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि डीएनए को पढ़ना और समझना एक एस्पेक्ट है बट उसको ट्रांसलेट करना अकेले नहीं हो सकता, उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है। सो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इज मल्टीपल पैरामीटर, जिसको कहते हैं डीप फिनोटाइपिंग, मल्टी मॉडल पैरामीटर्स, यानी कि आप हम उसकी फैमिली की हिस्ट्री भी ले रहे हैं, उसकी खुद की मेडिकल हिस्ट्री, बचपन से लेके आज दिन तक उसका क्या रहा जी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, स्मोकर है नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स। तो ऐसे करके हम नियरली 5000-6000 पैरामीटर्स को लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करवा के कोरिलेट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीनोम्स की इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है बट उसका मीनिंगफुल आउटकम निकालना वो चैलेंज है आज की तारीख। हमको ये पता है कि 20,000 के आसपास जीन्स हैं ह्यूमंस में, बट वो जीन कब कहाँ पे क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो पूरा क्लियर पता नहीं। नहीं है। अच्छा, सारी चीज़ें केवल म्यूटेशंस पे बेस्ड नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल चेंज हो गया डीएनए के अंदर, जैसे ब्रेका जीन में क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज है, वो जीन में बदलाव आया तो आपका प्रोटीन अफेक्ट हुआ, प्रोटीन अफेक्ट हुआ तो आपकी जो सेल साइकिल रेगुलेशन है वो अफेक्ट हो गई तो आपका कैंसर हो गया, ये एक एस्पेक्ट है। Yeah. बट विद एज ऐसी भी चीजें होती है कि जीन तो अच्छा है बट उसका एक्सप्रेशन कम हो गया, तो ट्रांसलेशन जो जो एक्टिव प्रोटीन बनना था बॉडी के अंदर जो बचपन में बन रहा था, बट बिकॉज ऑफ योर एज या आपने ऐसी दवाएं खाई हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स लिखना कि भाई बहुत अर्जेंट हो तो ही दो, तो आपने ऐसी कोई मेडिकेशन ली जिससे आपका वो जीन का एक्सप्रेशन रुक गया, तो अच्छी चीज तो पड़ी है बॉडी में बट उसका इम्प्लीमेंटेशन रुक गया। तो हम इन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में इसको, क्योंकि ये मैंने बताया ना 3 गीगाबेसेस, इतने सारे जीन्स प्लस उनका इतना सारा कॉम्प्लेक्स रिलेशन विद योर लाइफस्टाइल, खान पान, जो जो चीजें हैं, तो इसको समझने के लिए जो मॉडर्न साइंस में आज की तारीख में आया है वो है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको यूटिलाइज करते हुए जीनोमिक्स के साथ में इंटीग्रेट करवाना सो दैट हम उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज कर सकें और उसका जिसको कह सकते हैं ह्यूमंस की हेल्थ के लिए बेनिफिट उसको उसका दिलवा सकें, वो काम बायो हेवन 360 कर रहे हैं। यही बायो हेवन 360 का प्रोजेक्ट है, लाइफ कोड एंड डेथ कोड को समझना और वी यूज मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, साइलोज में काम नहीं करते, केवल डीएनए काम करना ही, मॉडर्न साइंसेज में और भी चीजें आ रही हैं, जैसे एजेंट्स आ गए हैं आजकल, वी ट्राई टू ब्रिंग इन दोस एजेंट्स। Absolute. सो वो एजेंट्स इन इसको एम्पावर करेंगे, हमारे को इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करेंगे, और जितना जितना ज़्यादा हम इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम जो है वो इंडिया तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितना डेटा हमारे आप देखो सुबह से शाम तक 140 करोड़ लोग, कितना डेटा जनरेट हो सकता है, Absolutely. बट अगर हम उसको यूटिलाइज कर सकें, सेंट्रलाइज कर सकें उसको। हाँ सेंट्रलाइज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और उसके थ्रू अगर कुछ आउटकम निकाल सके, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सके जिसको कहते हैं बायोमार्कर्स निकाल सकते हैं, या हम उसका ड्रग के साथ में कोरिलेशन दिखा सकते हैं। हम काम करते हैं बहुत डीप लेवल तक काम करते हैं कि बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना कि
ये आदमी को दवाई दे रहे हैं बट वो दवाई का इफेक्ट नहीं आ असर रहा है है। रहा। क्यों नहीं कर रहा है? कारण ये भी तो हो सकता है कि जो दवाई दे रहे हैं वो एक आदमी के अंदर, तो जैसे हम कहते हैं कि कॉरिडोर में हमारे दवाई घूम रही है, अंदर नहीं घुस रही, कोई दरवाजा बंद है, सेल के अंदर नहीं जा रही, तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। एक आदमी में वो दरवाजा खुला है, दूसरे में नहीं है, तो ये समझना जरूरी है। जी, और वो हम इन न्यू साइंस जो टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके थ्रू कर सकते। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। वंडरफुल। सर एक सवाल और पूछूँगा आपसे। स्टार्टअप स्टार्टअप के मेंटर रहे हैं आप बहुत सारे स्टार्टअप डिविजन्स को मेंटर करते हैं। क्या हेल्थ से रिलेटेड स्टार्टअप्स ज़्यादा आ रहे हैं? कोविड के बाद परसेप्शन बदला है। हम खुद जो शुरुआत में काम कर रहे थे, जैसे हमने काम शुरू किया तो वी वर वर्किंग ऑन लॉन्जेविटी एंड हेल्दी एजिंग, बट लोग उसको नहीं समझे। 2020 में जब यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जेविटी, तो लोगों को थोड़ा सा, बट कोविड ने आके बिल्कुल सिनारियो बदल दिया ही। स्टार्टअप्स तो पहले भी थे, उतने ही लोग काम करना चाह रहे थे, बट अब हर एक जना जो है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस आई तो केवल अकेला स्टार्टअप नहीं कर सकते, उसको पूरा इकोसिस्टम चाहिए, सपोर्टिंग मैकेनिज्म चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए। तो बायो इंक्यूबेटर्स ज़्यादा आने लगे हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो है अवेयरनेस बढ़ी, तो उन्होंने उतना फंडिंग लेके आए। इंसेंटिवाइज़ किया। अच्छा, जो रिसर्च होती है वो ट्रांसलेट बड़े आसानी से नहीं होती, क्योंकि रेगुलेटरी एस्पेक्ट हैं, एब्सोल्युटली। सडास्को के, एफडीए के जो है रेगुलेशंस हैं कि भी रिसर्च को तुरंत नहीं लेके आए। बट कोविड में देखा ना कि भी वैक्सीन को क्विक ट्रायल किया गया, तो उसमें भी गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई अगर कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो उसको रेगुलेटरी एस्पेक्ट में, तो वो ईज़ ऑफ जो है ना डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन वो हुआ है, जो शायद 20 साल के बाद आता वो पहले आता। पहले आ गया। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंड, जैसे अभी आरडीआईएफ लेके आए हैं, 1 लाख करोड़ का बजट है वो, और वो अलग-अलग एस्पेक्ट में धीरे-धीरे लेके जा रहे हैं। इस साल बायो फार्मा शक्ति जिसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उससे पिछले साल उन्होंने और अनाउंसमेंट, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हमारे सामने आए जा रही हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी स्टार्टअप्स आज की तारीख में आ रहे हैं, उनको एक एक जिसको कहते हैं एडवांटेज मिल रहा है इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने का। ये ज़रूर है कि स्टार्टअप्स उसको कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो मेंटरिंग अभी भी मिसिंग मुझे लगती है। मेरे पास आते हैं जब मेंटर के लिए, तो वो एक आइडिया लेके आते हैं, फिर मैं उन्हीं के उस आइडिया को काम करवाता हूँ, बट उनको धीरे-धीरे बताता हूँ, पहले ये चेक करते हैं, मार्केट का स्टडी करना चाहिए, काम जो लेके हम डेवलप करना क्या चाह रहे हैं। आइडिया तो है बट अल्टीमेटली वो मैनिफेस्ट कैसे होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसका कोई बायर है कि नहीं, ये चीज़ें जानकारी उनको समझानी पड़ेगी। क्योंकि जो जनरली हेल्थ या बायोटेक के जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको एक तो बिज़नेस का एक्सपोज़र कम होता है, दूसरा वो अपने आइडिया के लिए इतना ज़्यादा पर्सनलाइज़ होता। हाँ, पर्सनलाइज़ होता है, उसका वो उसको जिसको कहते हैं ना कि ये तो मेरा है, तो ये तो सबसे अच्छा होगा ही होगा। रिसेंटली मैंने अभी एक किसी को गाइड किया, तो ही केम अप विद वन आइडिया कि भाई मैं कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता हूँ। मैंने उसको काम दिया, मैंने कहा भी पहले इस प्रोडक्ट के मार्केट में क्या-क्या वेरिएंट्स है पता करो, है भी कि नहीं है क्या? ही स्टार्टेड डूइंग इट। देन उसके बाद में आई सेंट इट टू द मार्केट। मैंने कहा जाके डॉक्टर से मिल के आओ, क्या है आपका प्रोडक्ट, कि आप हेल्थ में बना रहे हैं, यूज़ करना चाहेंगे? तो पहले वो खुद ने उसने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर जब मार्केट गया तो वो कैलिब्रेट हो गया। अब ये कैलिब्रेटेड आइडिया जब मार्केट में लेके जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है। अच्छा होने के बाद भी कि समय के साथ एकदम से डिमांड चेंज होगी, तो वो डिपेंड करता है। तो स्टार्टअप्स हैं हेल्थ के, ज़्यादा आ रहे हैं, पोस्ट कोविड ज़्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट का बढ़ा है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आया है, वो लोग भी उस सपोर्ट कर रहे हैं, और मॉडर्न साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ में इंटीग्रेशन जो है उसकी भी एक जिसको कहते हैं टेस्ट स्टार्टअप्स के अंदर डेवलप हुआ है। इन सब के साथ में मेंटरिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी थोड़ी-सी मुझे लगता है मिसिंग है। जी, अगर वो बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि हमारा ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया हो सकता डेफ़िनिटली सर, है, और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे इतना काम करने को। डेटा इतना अवेलेबल है, इतने सारे जिसको कहते हैं कितनी बीमारियाँ आती हैं, अगर हम उन बीमारियों के थ्रू कितने मॉलिक्यूल्स डेवलप कर सकते हैं, कितने वैक्सीन्स हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जिसको कहते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एज़ अ थेराप्यूटिक,
बायोलॉजिकल्स एज अ थेरेपी, स्टेम सेल्स एज अ थेरेपी। थेरेपी डेवलप करने का बहुत पोटेंशियल। अगर हमने राइट इस इकोसिस्टम को और इस एनवायरनमेंट को यूटिलाइज किया तो वी विल बी दी यू नो टॉप इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर आपके जैसे मेंटर्स अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली स्टार्टअप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। एंड जिस तरह से हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है इस डायरेक्शन में, आई एम श्योर विद द नॉलेज दैट यू शेयर विद अस और ऑल्सो पॉजिटिविटी जो काम कर रहा है, डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल मिशन हमारा बन सकता है। बिल्कुल। एंड मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में, चूँकि वो एमएसएमईज़ की बात रखता है, तो हमारे पास बहुत सारे हेल्थ के एमएसएमईज़ हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूँ, कई बार क्या होता है, मैं जब काम करता था शुरुआत में, तो मेरे पीयर्स जो होते थे तो वो कहते हैं कि इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं उनको ये सजेस्ट करता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देख रहे हैं। तो कोलैबोरेट करके जितना आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अगर साथ में मिल के काम किया जाए तो मेरे ख्याल से जो गति एक स्पीड से चल रही है वो दुगनी 1x स्पीड 2x हो जाएगा। 1x का 2x हो जाएगा। 1 और 1 2 की जगह 11 भी हो सकते हैं। तो वो बात से मेरे ख्याल से आई यू नो गिव दिस ऑफर, एफआईआई एंड पल्स ऑफ पॉजिटिव कैन वर्क टुगेदर। हेल्थ में हम काम कर सकते हैं। बाय हेवन मैं खुद चूंकि हेल्थ में काम कर, एआई जीनोमिक्स में काम कर रहा था, दिस रिक्वायर्स अ मूवमेंट। और अभी चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में काम करती है, तो जब तक हम इसे मूवमेंट की तरह लेके नहीं जाएंगे तो ये जितना एडवांटेज हमें मिल सकता है वो नहीं है। करना चाहिए एंड ये इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना। बिल्कुल। थैंक यू ध्रुव सो मच। थैंक यू सो मच सर, दिस हैज बीन अ वंडरफुल चैटिंग विद यू, एंड आई एम श्योर इन द नेक्स्ट कमिंग 5-10 ईयर्स आई थिंक डेफिनेटली हमें कुछ एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा कि अचानक से इंडिया ने ये कैसे कर दी। बिल्कुल ज़रूर आएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ के साथ में मिलकर 10 ट्रिलियन करेगी। वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक